देखिए, आज लेक्चर 6 है। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, ये हम पहले पढ़ रहे थे ताप पेटियों और तापमान का वितरण एवं ताप पेटियों के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक क्लास ना देखी हो वो पिछली क्लास देख लें। फिर क्या पढ़ा था कि सोपान का वर्गीकरण पढ़ा था हमें। तापमान का वितरण एवं ताप पेटियों को लेके सोपान का वर्गीकरण पढ़ा था। हमें त्रिवार्था का वर्गीकरण पढ़ना था कि त्रिवार्था ने ताप पेटियों का वर्गीकरण किस तरह किया है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। चलिए फिर पढ़ते हैं। देखिए, त्रिवार्था की ताप पेटियाँ। देखिए त्रिवार्था की त्रिवार्था की ताप पेटियाँ। अब इन्होंने तापमान के आधार पर तापीय पेटियों का वो वर्गीकरण बताया है, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर और भी बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी इनका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने वर्गीकरण किया है। ये 10 डिग्री है। 10 डिग्री साउथ ले लेते हैं हम। ये 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ। ये है रेखा 10 डिग्री नॉर्थ। विषुवत से 10 डिग्री साउथ इधर साउथ के तरफ ले लेते हैं एक रेखा। 10 डिग्री नॉर्थ विषुवत से ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ के तरफ एक रेखा ले लेते हैं। तो इसको इन्होंने बताया है, ये विषुवत रेखीय है। इसको इन्होंने कहा है विषुवत रेखीय। यहाँ का औसत तापमान क्या रहता है? यहाँ का औसत तापमान ये 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और गर्मियों अधिक 22 से 25 डिग्री या कहीं कहीं पर 18 से 27 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। तो ये 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस या 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का यहाँ के औसत तापमान मिलता है इन पेटियों को। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य विषुवत पर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य विषुवत रेखीय पेटियों को बताया गया है, जहाँ का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या 18 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इसके ऊपर की पेटी हम 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं। ये 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री जब हम लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ में, तो उन्होंने इसका नाम दिया है उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय में क्या होता है, 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। 18 से 27 डिग्री। और गर्मियों में ये चला जाता है 32 से 46 डिग्री तापमान तक चला जाता है। गर्मी में इसका तापमान क्या हो जाता है? गर्मी में इसका तापमान चला जाता है 32 से 46 डिग्री सेल्सियस। 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान उष्णकटिबंधीय उसमें रहता है। फिर इसके ऊपर हम चलते हैं 30 डिग्री से हम लोग ले लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पर एक पेटी हम लोग लेते थे, जिसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। जिसको हम क्या कहेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय, वार्म टेम्परेट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? WARM, वार्म टेम्परेट, TEMPERATE, उपोष्ण कटिबंधीय। इसको कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय। इन पेटियों उपोष्ण कटिबंधीय में टेम्परेचर क्या होता है? 0 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री के मध्य क्या होता है टेम्परेचर? 0 से 22 डिग्री के मध्य होता है। ठंडी और गर्मियों में 0 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक ही तापमान रहता है। और जबकि उष्ण कटिबंधीयों में 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच तापमान का वर्गीकरण क्या बताया त्रिवार्था ने? 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ठंडियों में। शीतकाल में तापमान गर्मियों में चला जाता है 32 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या बताया गया है तापमान के आधार पर? 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान या कहीं कहीं पर 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा गया है। अब इसके ऊपर देखते हैं हम 30 से 45 डिग्री ले लेते हैं हम। उपोष्ण कटिबंधीय हो गया, वार्म टेम्परेट हो गया।
अब इसके और 45 से 65 डिग्री ले लेते हैं हम। ये देखिए हम 65 डिग्री लाइन ले लेते हैं। 65 डिग्री या 60 डिग्री नॉट ले लेते हैं या 65 डिग्री। तो वहाँ उप ध्रुवीय तापमान होता है, उप ध्रुवीय कहते हैं। इस पेटी को क्या कहेंगे? उप ध्रुवीय। उप ध्रुवीय सब पोलर, सब पोलर, सब पोलर कहेंगे। जहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पाया जाता है। विंटर में 10 डिग्री से कम, यहाँ पर क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, 0 से कम तापमान होता है, 0 से कम का टेम्परेचर होता है विंटर में। विंटर में और जबकि समर में क्या कहते हैं ये, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उपध्रुवीय तापमान का नहीं, इसको हटा दीजिए, ये उपध्रुवीय नहीं कहलाएगा। ये 45 से, देखिए एक पेटी इसमें वो मिस हो गई है। 45 से हम 60 डिग्री से, हाँ 45 से 60, ये उपध्रुवीय नहीं, कूल टेम्परेट कहलाएगा, शीतोष्ण। ये उपध्रुवीय हटा दीजिए, इसके जगह पे हम क्या कहेंगे, कूल टेम्परेट कहेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 से 60 डिग्री के मध्य कौन सा है, कूल टेम्परेट मिलेगा, हमें शीतोष्ण मिलेगा, शीतोष्ण मिलेगा। जब कूल टेम्परेट मिलेगा तो इसका तापमान विंटर में क्या मिलेगा हमें, विंटर में इसका तापमान मिलेगा 0 से कम मिलेगा। और समर में इसका तापमान क्या मिलेगा, इस पेटी का समर में तापमान क्या मिलेगा, 18 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम हमें मिलेगा समर में। तो ये आप कर लीजिए कूल टेम्परेट, ये मतलब शीतोष्ण कर लीजिए, शीतोष्ण, उपध्रुवीय नहीं, शीतोष्ण। अब ये 60 65 डिग्री तक ये कूल टेम्परेट। अब इसके 65 से हम ले लेते हैं 75, 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस। तब हमको तब नहीं, 75 से 65 डिग्री अक्षांश लेते हैं नॉर्थ के तरफ, तब हमें उपध्रुवीय मिलता है, उपध्रुवीय, ये उपध्रुवीय मिलता है, सब पोलर मिलता है। जहाँ पर कि इसका तापमान -10 से 10 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, जहाँ इसका तापमान -10 से 10 डिग्री सेल्सियस मिलता है। फिर हम यहाँ पर 75 डिग्री लिए हैं ना, 65 से 75 डिग्री या 60 से 75। अब 75 से 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री हो गया। ये ध्रुवीय, इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय, ध्रुवीय पोलर। तो ये गर्मियों में इसका तापमान क्या होता है, -20 डिग्री से, देखिए ठंडी में इसका तापमान -20 डिग्री से भी कम होता है, ठंडी में इसका तापमान -20 डिग्री से भी कम होता है। गर्मी में 0 डिग्री से ऊपर आ जाता है, 10 डिग्री से कम रहता है। फिर भी गर्मियों में क्या तापमान रहता है, 0 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री से कम तापमान प्राप्त होता है। परंतु शीतकाल में, मतलब सर्दियों में, इसका तापमान -20 डिग्री होता है। देखिए एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। त्रिवार्था ने ताप पेटियों को इस तरह बांटा है, देखिए, आइए देखिए किस तरह बांटा है। ये 10 विषुवत से देखते हैं हम, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य का तापमान क्या मिलता है हमें, ताप पेटियों का तापमान क्या मिलता है, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है। अब 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में इन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय है, इसका नाम इन्होंने बताया उष्णकटिबंधीय, जो कि यहाँ का तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 से 46 डिग्री सेल्सियस का तक मिलता है। गर्मियों में इसका तापमान 32 से 46 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, जबकि ठंडियों में 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है। फिर इसके बाद इन्होंने 30 डिग्री से 45 डिग्री लिया, वार्म टेम्परेट लिया, उपोष्ण कटिबंधीय ली, जो कि 0 से 22 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। और फिर 30 से 45 डिग्री, 45 से हम लोग 65 ले लेते हैं, 65 डिग्री नॉर्थ, तब ये हमें शीतोष्ण मिलता है, कूल टेम्परेट मिलता है, कूल टेम्परेट मिलता है, शीतोष्ण मिलता है, जिसमें विंटर में 0 डिग्री से कम तापमान प्राप्त होता है, और जबकि गर्मियों में 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि गर्मियों में इसका 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त होता है। अब 65 से हम लोग 75 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, तो उपध्रुवीय कहलाएंगे, सब पोलर कहलाएंगे, जो कि -10 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान यहाँ का प्राप्त होता है, मतलब
-10 से 10 डिग्री का तापमान। और जब 75 से 90 डिग्री नॉर्थ ले लेंगे तब हमें -20 डिग्री से लेकर ये -20 डिग्री से तापमान यहाँ से होता है शीतकाल में। और जबकि गर्मी में ये 10 डिग्री के नीचे ही रहता है। 0 से 10 डिग्री के मध्य का तापमान हमको मिलता है, औसत तापमान मिलता है। ये देखिए नॉर्थ पोल। तो ये हो गया तीव्रता का तापीय वर्गीकरण। चलिए अब हम देखते हैं हीट बजट क्या है। हीट बजट, हीट बजट के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट क्या है इसके बारे में जानना है। तो लिखिए हीट बजट के बारे में लिखिए आप। चलिए लिखिए। ऊष्मा बजट का अर्थ है, ऊष्मा बजट का अर्थ है सूर्य तप की कुल प्राप्त। ऊष्मा बजट का अर्थ है सूर्य तप की कुल प्राप्त। ऊष्मा बजट का अर्थ है सूर्य तप की कुल प्राप्ति ठहराव काल। कुल प्राप्ति ठहराव काल ब्रैकेट में लिख लीजिए पृथ्वी तंत्र पर। ऊष्मा बजट का अर्थ है सूर्य तप की कुल प्राप्ति ठहराव काल ब्रैकेट में लिख लीजिए पृथ्वी तंत्र पर। ठहराव काल एवं निर्गत अथवा ह्रास के मध्य एवं निर्गत अथवा ह्रास एवं निर्गत अथवा ह्रास के मध्य का संतुलन एवं निर्गत अथवा ह्रास के मध्य का संतुलन अर्थात यह तापीय साम्यावस्था है। अर्थात यह तापीय साम्यावस्था है जो जो सूर्यताप अथवा सौर ऊर्जा एवं जो सूर्यताप अथवा सौर ऊर्जा एवं पार्थिव विकिरण के मध्य जो सूर्यताप अथवा सौर ऊर्जा एवं पार्थिव विकिरण के मध्य के संतुलन को दर्शाता है, के संतुलन को दर्शाता है। ऊष्मा बजट के द्वारा, ऊष्मा बजट के द्वारा लघु तरंगीय विकिरण, ऊष्मा बजट के द्वारा लघु तरंगीय विकिरण एवं दीर्घ तरंगीय विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण एवं दीर्घ तरंगीय विकिरण अर्थात ऊर्जा के आगत एवं निर्गत के संतुलन, अर्थात ऊर्जा के आगत एवं निर्गत के संतुलन योगफल को प्रदर्शित किया जाता है, योगफल को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार ऊष्मा बजट एक समीकरण है। इस प्रकार ऊष्मा बजट एक समीकरण है जिसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। देखिए लघु तरंगीय क्या है, जो सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है लघु तरंगीय के रूप में। फिर हमें जो पृथ्वी पार्थिव किरणें मिलती है ये लघु तरंगीय के रूप में। फिर हमें पार्थिव विकिरण जो होती है वो दीर्घ तरंगीय के रूप में ऐसे जाती है। तो वही है, मतलब सूर्य से आने वाली ऊष्मा की आगत मात्रा और निर्गत मात्रा, जाने वाली मात्रा का संतुलन दिखाया गया है। हीट बजट वही है मतलब। तो इसमें क्या है, अब लिखिए इसमें 3 प्रमुख घटक हैं, आगे हम अभी समझाते हैं। नंबर 1 सूर्यताप की मात्रा, ये लिखिए सूर्यताप की मात्रा, इसको हम कहेंगे Q। सूर्यताप की मात्रा को हम कहेंगे Q। अब दूसरा नंबर देखें एल्बिडो। एल्बिडो हमने बताया था ना, एल्बिडो जो परावर्तित कर देती है, जो ऊष्मा को परावर्तित कर देती है वो एल्बिडो कहलाती है। जो बिना अवशोषण किए हुए ऊष्मा को परावर्तित कर देती है डायरेक्ट, तो वो क्या हो गया, एल्बिडो हो गया उसका, ऊष्मा का परावर्तन। और तीसरा नंबर क्या होगा, दीर्घ तरंगीय विकिरण। ये क्या हो गया, दीर्घ तरंगीय विकिरण। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। सूर्यताप की मात्रा Q से, एल्बिडो A से, दीर्घ तरंगीय विकिरण I से। अब देखिए ये समीकरण बनता है। चार्ले एंड बेरी का वो बनता है CHORLEY, चार्ले एंड BERRY, बेरी। चार्ले एंड बेरी का इक्वेशन बनता है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू QS 1 माइनस A माइनस I। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ऊष्मा बजट समीकरण। ये हो गया, इसको बोलेंगे हम ऊष्मा
बजट समीकरण, इसको हम उष्मा बजट समीकरण बोलेंगे, जहाँ R इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एस माइनस क्यू ए, और ये हो गया माइनस के सी प्लस के वी प्लस के टी प्लस के जे, के सी प्लस के वी है वी, वैन वी फॉर वैन, के वी प्लस के टी प्लस के जे, ब्रैकेट कर बंद करके माइनस के आई, ये ऐसे लिख लीजिए। अब लिखिए यहाँ पर, चलिए लिखिए, जहाँ क्यू एस सूर्यताप की कुल मात्रा, क्यू एस जो है सूर्यताप की कुल मात्रा, ए ये ए है, ये ए एल्बिडो का अर्थ है बिना अवशोषित हुए उष्मा ऊर्जा, बिना अवशोषित हुए उष्मा ऊर्जा की मात्रा का परिवर्तन, बिना अवशोषित हुए उष्मा ऊर्जा की मात्रा का परिवर्तन, जो लघु तरंगीय विकिरण के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होता है, लघु तरंगीय विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, जो कि उसको अवशोषित कर और बिना अवशोषण किए हुए परावर्तित कर देती है, तो वही एल्बिडो कहलाया जाता है। सूर्य से ऊष्मा आ रही ना, सूर्य से ये वेव फॉर्म में ऊष्मा आ रही है, तो इसको बिना अवशोषित किए हुए ऐसे सीधा जितनी मात्रा में आई उतनी मात्रा सीधा परावर्तित कर दे, तो ये एल्बिडो हो गया। एल्बिडो को समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, के जो है के द्वारा पार्थिव विकिरण की कुल मात्रा को दर्शाया गया है। के क्या है, पार्थिव विकिरण की कुल मात्रा। पार्थिव विकिरण क्या है, जो पृथ्वी के द्वारा अवशोषण के पश्चात फिर अवशोषण के बाद जो विकिरण छोड़ी जाती है, जो पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा को ऊर्जा का ह्रास होता है जो अवशोषण के बाद, के पार्थिव विकिरण की कुल मात्रा के द्वारा। अब केसी क्या है, संवाहन के द्वारा, संवाहन की प्रक्रिया, संवाहन के द्वारा ऊर्जा की मात्रा का ह्रास होता है। केसी, केवी क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। केटी क्या है, विक्षोभ, टर्बुलेंस, टी मतलब टर्बुलेंस, हाँ, विक्षोभ अथवा अभिवहन के द्वारा, विक्षोभ अथवा अभिवहन के द्वारा। विक्षोभ अभी आगे अच्छे से विक्षोभ के बारे में बताएंगे, अभिवहन सारा कुछ बताएंगे। विक्षोभ अथवा अभिवहन के द्वारा, अभिवहन के द्वारा केटी हो गया। केजे क्या है, केजे बादलों के द्वारा केजे दिखाया गया। के आई क्या है, पृथ्वी के द्वारा के आई क्या है, पृथ्वी के द्वारा। ये होगा। अब इसमें चलिए इसमें लिखिए, अब लिखिए, माना कि पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा, माना कि पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा 100 यूनिट प्राप्त होती है, माना कि पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा 100 यूनिट प्राप्त होती है। इस 100 यूनिट में से 2 यूनिट हिमचोटियों द्वारा, इस 100 यूनिट में से 2 यूनिट हिमचोटियों के द्वारा तथा 6 यूनिट वायुमंडल के बाहरी सीमा के द्वारा। इस 100 यूनिट में से 2 यूनिट हिमचोटियों के द्वारा तथा 6 यूनिट वायुमंडलीय के बाहरी सीमा के द्वारा तथा 27 यूनिट बादलों के द्वारा बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो जाता है, बिना अवशोषित हुए परावर्तित हो जाता है। इसे एल्बिडो कहते हैं, अर्थात 35 यूनिट एल्बिडो की मात्रा है, अर्थात 35 यूनिट एल्बिडो की मात्रा है। शेष 65 यूनिट का अवशोषण होता है, शेष 65 यूनिट का अवशोषण होता है, जिसमें 14 यूनिट बादलों एवं धूल कण के द्वारा,
जिसमें 14 यूनिट बादलों एवं धूल कण के द्वारा अवशोषित होता है, जिसमें 14 यूनिट बादलों एवं धूल कण के द्वारा अवशोषित होता है, जबकि जबकि 51 यूनिट धरातल के द्वारा जबकि 51 यूनिट धरातल के द्वारा एक निश्चित समयांतराल में जबकि 51 यूनिट धरातल के द्वारा एक निश्चित समयांतराल के बाद यह ऊर्जा दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में पुनर्विकृत हो जाती है, जिसमें से 17 यूनिट अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें से 17 यूनिट अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश कर जाते हैं, तथा 34 यूनिट बादलों के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार बादलों के पास कुल 48 यूनिट ऊष्मा ऊर्जा होती है। इस प्रकार बादलों के पास कुल 48 यूनिट ऊष्मा ऊर्जा होती है, जिसे वे कालांतर में पुनर्विकृत करते हैं। इस प्रकार 65 यूनिट इकाई का ह्रास होता है। 34 यूनिट जो बादलों के द्वारा अवशोषित होता है, उसमें वाष्पीकरण के द्वारा 19 यूनिट, संवहन के द्वारा 9 यूनिट, अभिवहन एवं विक्षोभ के द्वारा 6 यूनिट का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार ऊष्मा बजट कायम है और आगत एवं निर्गत के मध्य संतुलन है। इसमें ऊष्मा बजट में दो प्रकाशिकीय नियमों का प्रयोग होता है। कौन सा नियम प्रयोग होता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या हो गया? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। ये दोनों नियम वो प्रकाशित हैं। ये नियम प्रकाश किरणों के परावर्तन और शोषण पर आधारित है। ये नियम क्या है? प्रकाश किरणों के परावर्तन और अवशोषण पर आधारित है। अब देखिए बताते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हो गई अर्थ, ये हमारी अर्थ हो गई। देखिए ये मान लेते हैं, ये इसकी पायतन सीमा मान लेते हैं। ये हो गया पर्वत। ये बादल हो गए। हाई सीरस क्लाउड है। ये कौन सा है? हाई सीरस क्लाउड है, मतलब उच्च स्तरीय बादल है, हाई सीरस क्लाउड है। ये बाह्य सीमा है, ये बाह्य सीमा है, ये वाली बाह्य सीमा है। ये हो गया सन से 100 यूनिट, 100 यूनिट हमें क्या मिलता है? 100 यूनिट ऊर्जा हमें निकल आ रही है सन से। अब देखिए, पहले आप फिगर बना लीजिए तो हम समझाते हैं।
ये पड़ रही है पर्वत पर। वायुमंडल जी। 2 यूनिट। ये हो गया 6 यूनिट। ये हो गया 27 यूनिट। ये हो गया एल्बिडो। देखिए फिर ये क्या दिखाया गया है, ये 100 यूनिट ऊर्जा सूर्य से हमें विकिरण के रूप में मिली। तो इसमें क्या दिखाया गया, पर्वतों के द्वारा बिना अवशोषण किए हुए 2 यूनिट ऊर्जा का ह्रास कर दे रही है। 2 यूनिट ऊर्जा बिना अवशोषण के निकल जा रही है, 2 यूनिट निकल गई। बाहरी सीमा के द्वारा, बाहरी हमारी जो बाहरी सीमा है वायुमंडल की, उसके द्वारा 6 यूनिट ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। 6 यूनिट ऊर्जा बिना अवशोषण के निकाल दे रही। फिर ये ऊंचे हाई सीरस क्लाउड्स के द्वारा ये 27 यूनिट ऊर्जा का ह्रास कर दे रही। तो ये एल्बिडो हमारा क्या हो गया, 27 + 6 + 2 क्या हो गया, ये इतनी यूनिट एल्बिडो हो गया हमारा बिना अवशोषण के। ये ऊर्जा का ह्रास कर दिया। ये 14 यूनिट ऊर्जा। पहले फिगर बना लेते हैं, फिर अच्छे से आपको समझाते हैं। ऐसे बना लीजिए। ये बादल है 14 यूनिट। ये बादल है हमारा वायुमंडल के अंदर। ये हो गया हमारा अर्थ 51 यूनिट। 34। 14 यूनिट में ये इसमें क्या हो गया, ये भी प्योर हो गया। प्योर में 34। कन्वेंशन टर्बुलेंस। छः यूनिट। 19 यूनिट। चलिए ये फिगर बना लीजिए आप ऐसे। फिर आइए हम समझते हैं, आपको हम समझाते हैं अभी। तो आपने जो लिखा है देखिए, 100 यूनिट सूर्य ताप की मात्रा क्या है हमें प्राप्त हो रही है, 100 यूनिट प्राप्त हो रही है पृथ्वी पर। जो सूर्य ताप की कुल मात्रा हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 100 यूनिट मिल रही है। ठीक, 100 यूनिट मिल रही है। 2 यूनिट क्या हो रही है, हिम चोटियों के द्वारा। ये 2 यूनिट क्या है, हिम चोटियों के द्वारा। 6 यूनिट क्या है, वायुमंडल के 6 यूनिट ये 6 यूनिट वायुमंडल के बाहरी सीमा के द्वारा। और क्या कर रहे हैं, 27 यूनिट जो है बादलों के द्वारा बिना अवशोषित किए हुए इसको परिवर्तित कर देती है। तो यही हमें एल्बिडो कहलाती है, यही हमारी एल्बिडो है। और जो जो मतलब ये 35 यूनिट जो हो गई, ये 35 यूनिट बिना अवशोषित किए हुए परिवर्तित कर देती है इसकी सूर्य की ऊर्जा। तो ये हमारी एल्बिडो हो गई। एल्बिडो कितना है, 35 यूनिट। अब हमारे पास बचा कितना, 65 यूनिट। 65 यूनिट ऊर्जा अब हमारे पास बची। अब 65 यूनिट का अवशोषण पृथ्वी 65 यूनिट ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब देखिए पृथ्वी क्या 65 यूनिट ऊर्जा हमारे पास आ रही है, जो कि 14 यूनिट जो बादल एवं धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर। ये 14 यूनिट ऊर्जा क्या हो रही है, बादल एवं धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर ली गई है 14 यूनिट ऊर्जा। अब जो जबकि 51 यूनिट ऊर्जा जो है धरातल के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में, धरातल के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल के अंदर
इसको अवशोषित कर ली गई, जो कि ये धीरे धीरे दीर्घतरंगीय विकिरण के रूप में एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनर्विकृत करते बाद में फिर भेजेगी। ये अवशोषित की हुई है 51 यूनिट और 14 यूनिट इसके द्वारा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार जो है बादलों के पास कितनी ऊर्जा आ गई, 48 यूनिट आ गई। बादलों बादलों के पास ये 14 यूनिट ये निकली, 34 यूनिट ये निकली, 48 यूनिट उसमें ऊर्जा वो निकली, जो कालांतर में ऐसे पुनर्विकृत करती है। ठीक, और 17 यूनिट ऊर्जा जो पृथ्वी के द्वारा 51 यूनिट प्राप्त हुई थी ना, 51 यूनिट में 17 यूनिट डायरेक्ट अंतरिक्ष में भेज देते हैं। ये डायरेक्ट अंतरिक्ष में 17 यूनिट ऊर्जा डायरेक्ट अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश कर जाती है। समझ में आ रहा है आपको ना? अब 65 ये जो हमें प्राप्त हुआ था, इसमें से 51 यूनिट में से 17 यूनिट भेज दिया गया। अब बचा 34 यूनिट। 34 यूनिट में से इसमें देखिए वाष्पीकरण के द्वारा 19 यूनिट जो है वाष्पीकरण के द्वारा भेज दी गई। फिर 9 यूनिट जो है लिया ऊर्जा का, 9 यूनिट किसके द्वारा किया गया, संवहन के द्वारा 9 यूनिट निकाल दिया गया। 6 यूनिट क्या विक्षोभ के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। तो जितनी 100 यूनिट ऊर्जा की मात्रा ली गई थी, तो 100 यूनिट, अब ये पूरा जोड़ेंगे तो 100 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को स्थानांतरित कर दी गई है। तो यही उनके मध्य का संतुलन, आगत एवं निर्गत के मध्य का संतुलन बना। 100 यूनिट ऊर्जा ली जा रही है, तो 100 यूनिट ऊर्जा को परवर परवर ये क्या कहते हैं, इसको निर्गत कर दे रही है 100 यूनिट ऊर्जा को। तो यही हो गया। यही समझ एक बार फिर से समझा दे क्या? देखिए 100 यूनिट ऊर्जा सन से आई, हमें सूर्यताप की मात्रा 100 यूनिट मिली, तो इसमें से पर्वत की चोटियों के द्वारा 2 यूनिट बिना अवशोषण किए हुए निकाल दी। फिर सीरस क्लाउड के द्वारा, मतलब ऊपरी संस्तरीय जो बादल हैं, वो 6 यूनिट बिना अवशोषण के निकाल दिया, और 27 यूनिट, और 6 यूनिट वायुमंडल के बाह्य सीमा के द्वारा, वायुमंडल की बाह्य सीमा के द्वारा 6 यूनिट बिना अवशोषण के निकाल दिया। तो ये एल्बिडो हो गया बिना अवशोषण किए। 35 यूनिट तो हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 65 यूनिट ऊर्जा, जिसमें से 14 यूनिट बादलों के द्वारा अवशोषित, बादलों धूल कणों के द्वारा अवशोषित कर ली गई मंडल में। फिर 51 यूनिट पृथ्वी पर आई, जिसमें से 51 यूनिट में से 17 यूनिट डायरेक्ट अंतरिक्ष में ऐसे ही निकाल देती है। वो पार्थिव विकिरण के द्वारा 17 यूनिट डायरेक्ट निकाल दिया, अंतरिक्ष में सीधा चला गया। अब इसके द्वारा ये 19 यूनिट वाष्पीकरण के द्वारा हो गया। संवहन के द्वारा 9 यूनिट निकाल दिए। टर्बुलेंस विक्षोभ के द्वारा 6 यूनिट, तो 34 यूनिट प्लस 14 ये निकाल ये, और फिर 17 यूनिट ये, और ये 35 यूनिट ये। देखेंगे ये 100 यूनिट ऊर्जा ली थी, 100 यूनिट ऊर्जा निकल गई। अब आई होप समझ में आ गया होगा। तब ये हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, वैश्विक तापन का हीट बजट पर प्रभाव पढ़ना है। लिखिए ये वैश्विक तापन का हीट बजट पर प्रभाव, वैश्विक तापन का हीट बजट पर प्रभाव। अब इसमें लिखिए वैश्विक तापन का हीट बजट पर प्रभाव। चलिए लिखिए, आईपीसीसी के थर्ड रिपोर्ट में, आईपीसीसी के थर्ड रिपोर्ट में पृथ्वी के औसत तापमान में, जल्दी जल्दी लिखिएगा, मतलब लिखिए आप। आईपीसीसी के थर्ड रिपोर्ट में पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की तापन 1 डिग्री सेल्सियस की तापन पृथ्वी के थर्ड रिपोर्ट में, आईपीसीसी के थर्ड रिपोर्ट में पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की तापन मानी जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस की तापन मानी जाती है। इसका अर्थ है दीर्घ तरंगीय विकिरण के ठहराव काल, इसका अर्थ है दीर्घ तरंगीय विकिरण के ठहराव काल में वृद्धि, इसका अर्थ है दीर्घ तरंगीय विकिरण के ठहराव काल में वृद्धि, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो रही है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हो रही। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हो रही है।
हो रही है। जो गैसें हैं वो इन विकिरणों को बाहर नहीं, उसमें विकिरण जो हमें पार्थिव विकिरण है इनको बाहर नहीं देने जा रहे हैं ना ग्रीन हाउस गैसें, तो वही है। लिखिए इसके परिणाम स्वरूप भूजलीय चक्र एवं जैव रासायनिक चक्र तथा विभिन्न प्रकार के संचरण प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास एवं प्राकृतिक आपदाएं प्रकट हो रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आइसोथर्मल क्या है। आइसोथर्म्स ये समताप रेखाएं क्या है। अब इसके बारे में समताप रेखाएं क्या है तो पॉइंट वाइज इसको लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अभी हम आगे समझा रहे हैं समताप रेखाएं क्या है। समताप रेखाएं ये अक्षांशों के लगभग समानांतर होती है। दूसरे में लिखिए एक समान तापमान को दर्शाती है। तीसरा पॉइंट लिखिए समताप रेखाएं शीतकाल में जनवरी के औसत तापमान को दर्शाती हैं तथा समताप रेखाएं शीतकाल में जनवरी के औसत तापमान को दर्शाती हैं तथा शीतकाल में पुनः जून के औसत तापमान को दर्शाती हैं। चौथे पॉइंट में लिखिए समताप रेखाएं ग्रीष्मकाल में समुद्र तल पर विषुवत की ओर और शीतकाल में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। लिख चुके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट लिखिए ग्रीष्मकाल में समताप रेखाएं थल पर ध्रुवों की ओर तथा शीतकाल में विषुवत की ओर मुड़ जाती हैं क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा थल से कहीं अधिक होती है। अक्षांशों के जिन भागों पर समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं क्योंकि वहां स्थानिक कारकों से तापीय दशा सामान्य से पृथक होती हैं। सामान्य से तापीय अंतर को दर्शाने वाली रेखाएं। देखिए लिखिए सामान्य से तापीय अंतर को दर्शाने वाली रेखाएं ये हो गया आइसोनोमुलस लाइन कहलाती है। इस रेखा के द्वारा दिए गए अक्षांश पर सैद्धांतिक तापमान का औसत माध्य तापमान एवं वास्तविक माध्य और सैद्धांतिक तापमान या औसत माध्य तापमान एवं वास्तविक तापमान के अंतर को दर्शाया जाता है। अब देखिए हम बता देते हैं इसको। ये होगी हमारी, ये हमने ले लिया
अफ्रीका महाद्वीप बना लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। ये ग्रीष्म काल हम ले लेते हैं। ग्रीष्म काल में क्या होगा, ये लाइन ये से ले लेते हैं। ये यहाँ पे ये 10 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं। ये 10 डिग्री नॉर्थ हमने ले लिया। ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये थल भाग है, ये महाद्वीप है, ले लिया हमने। अब यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ से देखिए यहाँ का तापमान की हमने, यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब ये महासागर पर इसका तापमान क्या, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का तापमान कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि थल अधिक गर्म होता है। थल क्या होता है, अधिक गर्म होता है। थल अधिक गर्म होता है इसके तुलना में। तब यहाँ पर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये 20 डिग्री सेल्सियस कहीं हमको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ इसकी तापमान क्या है, यहाँ पर इसको 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मिले। तो ये रेखा क्या होगी, 10 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे, ये देखिए ये है विषुवत, ये है विषुवत है ना, ये विषुवत विषुवत है। तो विषुवत से ये ध्रुवों की ओर, समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर ग्रीष्म काल में मुड़ रही है ना, समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ रही है ग्रीष्म काल में। देखिए ये ऐसे विषुवत से, ये विषुवत है ना, या 10 डिग्री नॉर्थ के नीचे ये 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो ये विषुवत है। विषुवत से क्या है, ध्रुवों की ओर मुड़ रही है, ऊपर जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ मुड़ रही हैं। तो ये 20 डिग्री, यही है आइसोथर्म लाइन है, यही समताप रेखा है। मतलब ये चली ये सागर से चली, महासागर से चली, यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। 20 डिग्री से 20 डिग्री अब कहाँ मिलेगा, यहाँ ऊपर हमें मिलेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर, ये हो गया। तो ये क्या, विषुवत से ध्रुवों की ओर चली, मुड़ जाती हैं। और जबकि शीतकाल में हम यही शीतकाल में देखें, तो शीतकाल में हमें क्या देखने को मिलता है, ये ऐसे शीतकाल में 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। देखिए शीतकाल में आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस हमें ऐसे कि विषुवत की ओर गर्म होगा ना, जल कहाँ गर्म होगा, विषुवत की ओर गर्म होगा। तो ये थल में अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस मिलता है, तो यही नीचे ये विषुवत की ओर मुड़ जाती है, तो यही हमें आइसोथर्म लाइन कहलाती है। समझ में आ गया होगा। क्या है, ग्रीष्म काल में समताप रेखाएं जो है थल से ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे थल से ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, तथा शीतकाल में जो होती है विषुवत की ओर, शीतकाल में ध्रुवों से, ये देखिए ध्रुवों से विषुवत की ओर मुड़ जाती हैं। ये जल की विशिष्ट ऊष्मा इसके थल की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा कहीं अधिक होती है ना, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर और इसके में अंतर पाया जाता है। यहाँ पर इसके समानांतर 10 डिग्री नॉर्थ पर अगर यहाँ देखें, तो यहाँ थल के टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें, इसके ऊपर ऊपरी अक्षांश पे देखें, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ये इसका ये रेखाएं ऐसे जाएंगी, इसको बराबर, मतलब यहाँ यहाँ देखेंगे ऐसे ऐसे, ये 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे जा रही है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे ये 25 डिग्री, यही है समताप रेखाएं। समझ में आएगा हो, समझ में आया होगा। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टडी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।